अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। 1526 से 1857 तक पूरे बरसगीर पर हुकूमत करने वाले मुगलिया ख़ानदान की सियासी और समाजी सूझबूझ से तो हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन इस ख़ानदान के साथ बहुत सी अलिफ लैलवी दास्तानें और किस्से भी मंसूब हैं। नाज़रीन, मुगलिया सल्तनत मौजूदा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तक फैली हुई थी। इस वसीओ अरीज़ सल्तनत में मौजूद बहुत सी बाअसर ख़वातीन के बारे में आपको हम अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में बताते रहे हैं, जिन्होंने अपनी फ़हम फ़रासत और सियासी हिकमत अमली से मुगलिया सल्तनत में अहम किरदार अदा किया। इन्हीं में से एक किरदार नादरा बेगम भी है। नाज़रीन, कितनी अजीब बात है कि मुग़ल शहज़ादियों के बारे में तारीख़ में मुख्तलिफ़ आरा रकम की जाती रही हैं। जिस तरह से ज़ेबुन्निसा के बारे में भी परत दर परत नई से नई कहानी सामने आती दिखाई देती है, इसी तरह से नादरा बेगम के बारे में भी तारीख़ में मुख्तलिफ़ रवायात दिखाई देती हैं। कुछ मौरख़ीन का मानना है कि नादरा बेगम शाहजहां की बेटी और दाराशुको की बहन थी, जबकि तवारीख़ के मुताले से ही ये बात सामने आती है कि शाहजहां की 3 बेटियां थीं, जिनमें जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम और गौहर आरा बेगम शामिल हैं। नादिरा बेगम को शाहजहां की बेटी मानने वाले मौरख़ीन का ये भी कहना है कि शहज़ादी तमाम उम्र हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहीं और शादी भी न की, और बाद अज़ वफ़ात उनको इसी निस्बत से हज़रत मियां मीर के मज़ार के करीब ही दफन किया गया। कुछ मौरख़ीन के मुताबिक नादिरा बेगम जहांगीर के बेटे सुल्तान परवेज़ की बेटी थीं और सुल्तान परवेज़ की शादी जहांगीर के भाई मुराद बख्श की बेटी से हुई थी, जिनका नाम जहां बानो बेगम था। तारीख़ी के औराक में ये भी रकम दिखाई देता है कि सुल्तान परवेज़ की 2 ही औलादें थीं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं। बेटे का इंतकाल तो सुल्तान परवेज़ की ज़िंदगी ही में हो गया, जबकि बेटी की शादी दाराशुको से तय पाई। शाहजहां नामा का मुताला किया जाए तो उसमें दाराशुको की शादी का अहवाल कुछ यूँ दिखाई देता है। शहजादा दाराशुको की मंगनी सुल्तान परवेज़ की बेटी से की गई। ये निस्बत उस वक्त तय पाई थी जब शाहजहां दारुल खलाफा से रवाना होकर खानदेश पहुँचे। मलका ज़मानी मुमताज़ महल उनके हम रकाब थीं। यहाँ उन्होंने सुल्तान परवेज़ की बेटी से दाराशुको की मंगनी का इजहार किया। सुल्तान परवेज़ जहांगीर का बड़ा बेटा और उसकी बीवी अकबर की पोती थी। शाहजहां नामा में ही दाराशुको के निकाह के बारे में एक और तहरीर भी दिखाई देती है, जो कुछ इस अंदाज में बयान की गई है। काज़ियुक कज़्ज़ात काजी मोहम्मद असलम को अपने हजूर तलब फरमाया और शहजादा सुलेमान जह का अक़द बल्कीस ज़मान दुख्तरे सुल्तान परवेज़ से पढ़ा। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि सुल्तान परवेज़ की 2 ही औलादें थीं। बेटा उनकी ज़िंदगी ही में वफ़ात पा गया था, जबकि बेटी, जिन्हें यकीनन बल्कीस ज़मानी कहा जाता होगा, वो मौजूद थी। उनका निकाह दाराशुको से हुआ। दाराशुको के बेटे की पैदाइश के हवाले से भी शाहजहांनामा में कुछ इस अंदाज से तहरीर मिलती है। 30 जमादुल अव्वल 7 घंटे 7 मिनट गुजरने पर शहजादा दाराशुको के घर सुल्तान परवेज़ की दुख्तर नादरा बेगम के बतन से शहजादा पैदा हुआ। शाहजहां ने मुमताज़ शिको नाम तजवीज़ किया और 10 लाख रुपए जश्न की तैयारी के लिए मुरहमत फरमाए। नाज़रीन, वो तमाम हक़ाइक़ जो हमने आपके सामने पेश किए, उनसे ये बात तो तस्दीक हो जाती है कि नादरा बेगम दाराशुको की अहलिया थी, उनकी बहन नहीं थी। रही बात उनकी हज़रत मियां मीर से उनसियत की और उनके मज़ार के साथ उनकी यहाँ पर मौजूदगी, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि वो ख़ुद भी उनसे कल्बी अक़ीदत रखती थी। इसके साथ साथ उनके शौहर दाराशुको को भी हज़रत मियां मीर से ख़ास अक़ीदत थी।
दरशकों की हज़रत मियाँ मीर से अकीदत और कुर्बत का अंदाज़ा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने हज़रत मियाँ मीर की रफ़ाकत में सूफ़ीज़म पर एक लाजवाल किताब सफ़ीनातुल औलिया तहरीर की। शोहर की अकीदत व मोहब्बत का असर था या ज़ाती रूहानी मामलात। नादरा बेगम ने अपनी ज़िंदगी ही में हज़रत मियाँ मीर के मज़ार मुबारक के कुर्ब में दफन होने की ख्वाहिश की, जो बाद अज़ वफ़ात पूरी भी की गई। नादरा बेगम को शाही फरमान और शाही इम्तियाज़ात जारी करने की भी इजाज़त थी, जो उनके शोहर दाराशुको की जानिब से एक रुक्के की शक्ल में उनको हदिया किए गए थे। ये इस बात का भी मुँह बोलता सबूत है कि नादरा बेगम शाही मामलात में गहरी दिलचस्पी रखती थीं। नाज़रीन, नादरा बेगम ने तमाम उम्र शोहर की मोहब्बत और रफ़ाकत में गुजारी। वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शोहर के साथ रहीं और उनके मावने कार रहीं। दाराशुको और औरंगज़ेब आलमगीर की जंग के बाद जब दाराशुको को शिकस्त हुई तो वो ईरान की तरफ भागे। इसी दौरान नादरा बेगम का इंतकाल भी हुआ। मौलवी ज़काउल्लाह तारीख़ हिंदुस्तान में लिखते हैं कि नादरा बेगम का इंतकाल सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान कहीं हुआ, लेकिन वसीयत के मुताबिक उन्हें लाहौर ही में दफन किया गया। नादरा बेगम का मकबरा अपने वक्त की लाजवाब और नायाब तामीर थी। इस इमारत पर संगमरमर से आराइश की गई थी। इसके गिरदा गिर्द खूबसूरत तालाब था। शुमाल और जनूब में बुलंद ड्योड़ियाँ तामीर की गई थीं, जिनमें हज़ारों अफराद समा सकते थे। तालाब के कोनों पर हश्त पहलू इमारतें थीं, जिन्हें संगे सुर्ख से तामीर किया गया था, लेकिन अब उनके नामो निशान तक मौजूद नहीं हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम नादरा बेगम के मकबरे के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि मुग़ल रवायात में कि मोस्टली मकाबिर जो हैं वो तामीर किए जाते थे तहखानों के ऊपर, और नादरा बेगम का मकबरा भी तहखाने के ऊपर ही तामीर किया गया था। अंग्रेज़ दौर में अगरचे तहखाने बंद कर दिए गए थे, लेकिन उसके आसार आज भी देखे जा सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आर्च आपको दिखाई दे रही है, ये दरअसल तहखाने की तरफ जाने का रास्ता था, जो कि अब बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, नादरा बेगम के मकबरे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसको महफूज बनाने के लिए इसके चारों अतराफ महकमा आसार कदीमा की जानिब से जंगला भी लगाया गया है, ताकि इसको महफूज रखा जा सके। इस वक्त हम आपको अंदर लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि इमारत का तर्ज़ तामीर क्या है। नाज़रीन, कुछ अरसा पेशतर हम नूरजहाँ के मकबरे पर भी गए और आपको वो भी दिखाया था। उस मकबरे की तर्ज़ तामीर और इसमें किसी हद तक हमें मुमासलत दिखाई देती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो बहुत वसी व अरीज़ रकबे पर तामीर किया गया था, और नूरजहाँ ने चूँकि अपनी ज़िंदगी में उसको ख़ुद तामीर करवाया था, तो शायद इसलिए वो उनकी मंशा के मुताबिक तामीर किया गया था।
इस मकबरे की तामीर भी अगरचे नादरा बेगम की ज़िंदगी ही में शुरू हो गई थी, लेकिन इनकी नागहानी वफ़ात की वजह से बाद में इसको औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाया। इस मकबरे में और नूरजहाँ के मकबरे में जो मुमासत हमें दिखाई देती है वो ये है कि यहाँ पर भी आपको रास्ते दिखाई देते हैं जो कि मेहराबदार हैं। नाज़रीन, मकबरा नूरजहाँ की तरह ही यहाँ पर छोटे आपको दरवाज़े भी दिखाई दे रहे हैं जो ज़्यादा हाइट पर तामीर नहीं किए गए, और ये चारों तरफ से दाखिली रास्ते यहाँ पर मौजूद हैं और इनके दरमियान में गुंबद नुमा तर्ज तामीर भी दिखाई देता है। जब इस दरवाज़े से बाहर निकलते हैं तो हमें एक बड़ी आर्च दिखाई देती है, छोटे दरवाज़े के साथ बड़ी आर्च दिखाई देती है, और इस आर्च पर हमें आज भी पुराना काम दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, यहाँ का तर्ज तामीर भी आप देख सकते हैं कि वही मुग़लिया तर्ज की डिज़ाइनिंग दिखाई दे रही है, वही आर्च वर्क हैं और वही ज्योमेट्रिकल अशकाल हैं। मुख्तलिफ़ रंग इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पर अभी हमें कोई वाज़े रंग दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन क़यास है कि ये यकीनन पीले रंग की यहाँ पर आमेज़िश की गई होगी, और यहाँ पर भी यकीनन काशीकारी के नमूने मौजूद रहे होंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा से कोशिश की जा रही है कि इस इमारत को अपनी असली शक्ल में वापस लाया जाए। बहुत जल्द हमें इसकी शक्ल जो है वो बहुत बेहतर दिखाई देगी। आज से कुछ अरसा पेशतर इसकी ये हालत नहीं थी। ये भी कहा जाता है कि सिख दौर में इस इमारत को खासा नुकसान पहुँचा था। ये वही रास्ते हैं जो मकबरे के इर्द गिर्द हमें दिखाई देते हैं, और आप इनको देख सकते हैं कि चारों तरफ एक जैसे दरवाजे और एक जैसी राहदारियाँ और एक ही तर्ज की मेहराबें हमें दिखाई देती हैं, और मेहराब के बिल्कुल दरमियान में एक बड़ी मेहराब दिखाई देती है, और इस मेहराब पर भी उसी तर्ज का काम दिखाई देता है जो कि मुग़लिया दौर की पहचान रहा है। नाज़रीन, अभी आपने हमारे साथ देखा कि चारों तरफ एक जैसे रास्ते राहदारियाँ बनाई गई हैं, और इनमें से आप किसी भी दरवाज़े से उस जगह पर दाखिल हो सकते हैं जहाँ पर नादरा बेगम की कब्र मौजूद है। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि असल कब्र तहखाने में मौजूद है, और इस हिस्से पर महज कब्र का निशान मौजूद है। ये इमारत भी 2 मंजिला हमें दिखाई देती है। जिस जगह पर कब्र का निशान मौजूद है या तावीज़ मौजूद है, उसके ऐन ऊपर हमें बहुत बड़ा गुंबद दिखाई देता है, जिस पर वही ज्योमेट्रिकल अशकाल हमें दिखाई देती हैं, और मुख्तलिफ़ रंग इस्तेमाल किए गए हैं जिनमें सफ़ेद रंग भी है और सब्ज़ रंग के साथ सुर्ख रंग की आमेज़िश भी की गई है। ये जगह जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जहाँ पर कब्र का तावीज़ भी मौजूद है, इस तमाम इमारत को दोबारा से बहाल करने की कोशिश की जा रही है। गुंबद पर तो हमें कुछ निशानात दिखाई देते हैं, लेकिन इमारत पर तमाम प्लास्टर जो है वो उखड़ चुका है और कंजर्वेशन का काम जारी है। बहुत जल्द उम्मीद की जा सकती है कि हमें इसके रंग और आराइश दोबारा दिखाई देगी। चबूतरे के ढांचे में संगे सुर्ख से बारीक और नफीस काम आज भी दिखाई देता है, जबकि कब्र के तावीज़ के सरहाने बिस्मिल्लाह और कलमा शरीफ नक्श किए गए हैं। पाइंती की जानिब नादरा बेगम का नाम और तारीख़ वफ़ात भी दर्ज है, जो कि अहद हाजिर में दोबारा लिखी गई है। असल काशीकारी ढूंढे से भी दिखाई नहीं देती। तमाम मकाबिर की तरह यहाँ पर भी दाखिली 4 रास्ते हैं, और ये इमारत चूँकि 2 मंजिला है तो अभी हम आपको लिए चलेंगे इस इमारत के ऊपरी हिस्से की जानिब। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको मकबरे की छत पे लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो मुझे एक चीज़ देखने में नज़र आ रही है कि यहाँ पर भी हर स्टेप पर एक आर्च हमें दिखाई देती है, और हर आर्च के साथ वही ज्योमेट्रिकल अशकाल का काम भी मौजूद है। अभी कुछ आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चूँकि कंजर्वेशन का काम जारी है तो बहुत जल्द इनको नुमाया भी कर दिया जाएगा। इस वक्त हम ऊपर जा रहे हैं आपको लिए। हम आ गए छत पर, और यहाँ पर भी मुझे जो दिखाई दे रहा है कि वही आर्ट वर्क है
और इन आर्चिज़ के बनाने का मकसद भी यही था कि इसमें डॉट वर्क किया जाता है। सीढ़ियों में जितनी भी मुग़ल इमारतें हैं वो सब डॉट वर्क पे सीढ़ियाँ तामीर की गई हैं, तो ये भी उसी तर्ज की सीढ़ियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर हमें हर मेहराब के साथ काम भी दिखाई दे रहा है वही ज्योमेट्रिकल इश्काल का। और छत पर हम मौजूद हैं, ये बहुत बड़ा अहाता नहीं है। हमारे सामने ये वो जगह है जिसके ऐन नीचे नाज़रा बेगम का मकबरा मौजूद है। छत के चारों जानिब आपको दीवारें दिखाई दे रही हैं और साथ में जो एक अहम चीज़ आपको दिखाना थी कि यहाँ पर रास्ते बनाए गए हैं पानी के गुज़रने के लिए, और ये दरअसल सैलाबी पानी के निकास का ज़रिया है जो कि चारों तरफ बनाया गया है। यहाँ पर 2 मौजूद हैं और 2 मेरे बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह से जैसे हम यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर आए, बिल्कुल इसके सामने एक और रास्ता जो है वो भी नीचे की तरफ जाता है, वहाँ पर भी सीढ़ियाँ मौजूद हैं। यानी कि 2 रास्ते यहाँ पर ऊपर आने के लिए मौजूद हैं। एक रास्ता जो मेरे सामने है उसको बंद कर दिया गया है, अब वो गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। नाज़रीन, किसी ज़माने में मुमकिना तौर पर यहाँ तालाब मौजूद था और उस तालाब के बीचों बीच तामीर शुदा ये इमारत, और इस इमारत तक पहुँचने के लिए ये गुज़रगाह तामीर की गई जो अभी हमने आपको दिखाई भी थी। इस गुज़रगाह के आगाज़ में यकीनी तौर पर कोई बहुत बड़ा दरवाज़ा या दरा तामीर किया गया होगा, लेकिन अब उसके आसार दिखाई नहीं देते। नाज़रीन, इस गुज़रगाह के इख्तिताम पर हमें नादरा बेगम की मकबरे की वो पुरशको इमारत दिखाई देती है जो यकीनन मुग़लिया तर्ज़ तामीर का एक शाहकार रही होगी, लेकिन हवादस की नज़र हो गई। सिख दौर में अगरचे इस इमारत को खासा नुकसान पहुंचा और उन्होंने इस इमारत से तमाम कीमती पत्थर और मरमर भी उखड़वा लिया। बाद में अंग्रेज़ दौर में अगरचे इस इमारत की तरफ कुछ ख़ास तवज्जो ना दी गई, लेकिन ज़रूरी तरामीम करके इसे किसी हद तक काबिल कबूल कर दिया गया था। लेकिन आने वाले वक्त में किसी सूरत भी इसको उस तरह से अहमियत नहीं दी गई। अब इसकी सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं कि इस पर दोबारा से इसकी बहाली के काम को देखा जा रहा है, और जो यकीनन प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक सियाहत के फ़रोग के लिए एक अहम कदम है। नाज़रीन, हमें अभी बताया गया है कि ये चूने में कोई केमिकल है जिसको पक्का कली बोला जाता है, उसको मिक्स करके यहाँ पर बेस लगाई जाती है और फिर बेस लगाने के बाद इस पर रंग किया जाता है। और यहाँ पर चूँकि कंजर्वेशन का काम जारी है महकमा आसार कदीमा की जानिब से, तो थोड़ा सा काम मैं अपनी तरफ से भी करने के लिए जा रही हूँ और अपना हिस्सा थोड़ा सा देखो क्या होता है, लेट्स सी। यहाँ पर वही ज्योमेट्रिकल अशकाल हैं या आपको स्ट्रेट लाइंस का काम यहाँ पर दिखाई देता है मुख्तलिफ जगहों पे किया हुआ। तो इस वक्त सुर्ख कलर से यहाँ पर प्लेन लाइन लगाई जा रही है जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर पहले इसको हाशिया लगाया गया है और ये बहुत ही मेहनत तलब काम है, आसान काम नहीं है। नाज़रीन, बहुत ही मेहनत वाला और मुश्किल काम है, और मेरे माइंड में जो बात आ रही है कि उस ज़माने में जब टेक्नोलॉजी भी इतनी अरूज पर नहीं थी, तो उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी इमारतों पे काम करना और इतना बारीक काम करना कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाज़ा मुझे आज हो रहा है। मेरे हाथ आप देख रहे हैं, तो आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। ये खूबसूरतियाँ ऐसे ही हमें दिखाई नहीं देती हैं, और ये जो इमारतें इतने साल गुजरने के बावजूद भी आज भी कायम और दायम हैं, तो इसमें बहुत से मज़दूरों और बहुत से मेहनत कशों की मेहनत और दिन रात की मेहनत शामिल है। तो आइए हमारे साथ मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को।
नाज़रीन, मकबरे पर कंजर्वेशन का काम जारी है और सिर्फ ये देखने के लिए, इसको महसूस करने के लिए या अंदाज़ा लगाने के लिए कि उस ज़माने में जब वसाइल बहुत महदूद थे, मज़दूर किस तरह से काम किया करते थे, तो थोड़ा सा हिस्सा मैं भी डालना चाह रही हूँ और देखना चाह रही हूँ कि उस ज़माने की मेहनत जो है वो कैसी थी। उन्नीस 1970 से आज तक इस तालाब का बड़ा हिस्सा क्रिकेट ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ आपको एक ग्राउंड नुमा जगह दिखाई दे रही है, लेकिन आज से 350 साल पहले ऐसा हरगिज़ नहीं था। यहाँ पर एक वसीओ रीज़ तालाब था जिसके कोनों पर खूबसूरत इमारतें तामीर की गईं, जिसमें उतरने के लिए जीने थे और जहाँ कुछ रास्ते बनाए गए ढलवानदार ताकि जानवर पानी पी सकें। इसी तर्ज की तामीर आपको शेरशाह सूरी के मकबरे पर भी दिखाई देती है और हिरन मीनार पर भी आपको ऐसी ही तामीर दिखाई देगी। आज आपको यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि यहाँ पर कुछ शायकीन क्रिकेट आज भी क्रिकेट खेलते दिखाई देते हैं। 1990 की दिहाई में कहा जाता है कि कुछ शायकीन ने ये भी कहा कि इस मकबरे को गिरा दिया जाए और यहाँ पर सारी जगह को एक क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन शायद नादरा बेगम के कुछ कारे खैर थे या फिर उनकी मियाँ मीर से निस्बत थी कि आज भी उनका ये मकबरा अपनी मजबूत बुनियादों पर कायम है। मकबरे के चबूतरे के साथ पानी की रवशों के मेहराबी रास्ते आज भी खंडरज़दा हालत में मौजूद हैं। इन कदीम आबी गुजरगाहों से माजी की झलक देखी जा सकती है। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे साथ एक तवील दीवार देख रहे हैं। ये उसी तर्ज की दीवार हमें दिखाई दे रही है जैसा कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम शेखुपुरा की सैर में भी आपको दिखाई थी, जो हिरन मीनार के बिल्कुल सामने बारादरी के साथ तामीर की गई थी। तो यकीनन इसके इख्तिताम पर भी कोई एक दाखिली दरवाज़ा रहा होगा जिसके आसार अब हमें नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पर इर्द गिर्द बहुत से मकानात तामीर हो चुके हैं, लेकिन इसके तर्ज़ तामीर से यही मालूम पड़ता है कि यहाँ पर चूँकि तालाब था और तालाब के दरमियान में इसको तामीर किया गया ताकि दाखिली दरवाज़े और के तौर पर काम में लाया जा सके इसको, और मकबरे तक रसाई के लिए इस पुल को इस्तेमाल किया जाता था। इसका आप तर्ज़ तामीर देखें अगर, तो अगरचे यहाँ पर ये तमाम जदीद तर्ज दिखाई दे रहा है, इसमें बजरी और सीमेंट की जो है हमें भराई दिखाई दे रही है और ये जो कार्विंग का काम हमें दिखाई दे रहा है ये भी जदीद तर्ज की ही दिखाई पड़ती है, लेकिन यकीनन इसी तर्ज का तर्ज़ तामीर उस दौर में भी रहा होगा और इन रास्तों से पानी की रवानी दोनों जानिब दिखाई देती होगी। नाज़रीन, मकबरा नादरा बेगम आप हमारे साथ देख रहे हैं और आपने देखा कि ज़माने ने इनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन खुशाइंद बात ये भी है कि इनकी बहाली और तामीर का काम जारी है। बहुत जल्द ये हमें एक अच्छी हालत में दोबारा से देखने को मिलेगा और यकीनन सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा, जो कि इमरान खान का विजन। मैंने जैसे पहले भी कहा कि इमरान खान साहब इस हवाले से ख़ुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं कि सियाहत को पाकिस्तान में फ़रोग़ दिया जाना चाहिए, जिससे यकीनन पाकिस्तान की GDP में एक अहम किरदार अदा किया जा सकता है। अफसोस का मुकाम ये है कि इस मकबरे के इर्द गिर्द बहुत सी जगह पर कब्ज़ा भी कर लिया गया है और बहुत से घर यहाँ पर तामीर किए जा चुके हैं, जो यकीनन इस मकबरे के इर्द गिर्द मौजूद बागात का एक हिस्सा थे। मुगलिया जितनी भी इमारत हैं, किसी भी किस्म का मकबरा है या कोई शाही महल, बागात को ख़ास अहमियत हासिल रही है और इन तमाम बागात को मखसूस अंदाज में तामीर किया जाता रहा है।
मुगलिया बागात की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो उसको मुख्तलिफ कतात में तकसीम करते हैं और उनके दरमियान से रविशों के साथ पुख्ता हौज़ गुजारते हैं और उनमें फवारे चलाए जाते हैं। ये तमाम मुगलिया बागात की एक खूबसूरत तख्लीक है जिसको आप हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में देख सकते हैं। नादरा बेगम के मकबरे पर भी इसी तर्ज की तामीर को अमल में लाया गया था। यही वजह है कि यहाँ पर आज भी हमें कुछ हौज़ दिखाई देते हैं जो बागात के दरमियान इस तरह से तकसीम किए गए हैं कि हर हौज़ के साथ एक ग्रीन किता मौजूद है, जहाँ पर यकीनी तौर पर बागात लगाए गए, फूल लगाए गए होंगे और दरख्त की भी बहुतात रही होगी यहाँ पर। नाज़रीन, नादरा बेगम का ये मकबरा जो बहुत ही मुख्तसर जगह पर तामीर किया गया है, लेकिन इसके गिरदा गिर्द किसी ज़माने में बहुत ही वसीओ अरीज़ अराज़ी पर मुश्तमिल बागात रहे होंगे जो अब उस तरह से हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि इसके गिरदा गिर्द आबादी बहुत तेज़ी से फैल चुकी है, नए मकानात तामीर हो चुके और इस आबादी से बहुत से लोग यहाँ पर शाम के वक्त मौजूद होते हैं। कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, बड़े और बूढ़े भी दिखाई देते हैं जो अपनी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस वक्त भी यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस मकबरे के बारे में क्या जानते हैं। हुकूमत पंजाब को बिलखसूस सेक्रेटरी सकाफ़त एंड कल्चर एहसान भुट्टो साहब को इसका दौरा करना चाहिए और इसकी तामीर और शनाख्त के हवाले से कोई भी इसका वजूद ही नहीं है कि यहाँ नादरा बेगम का अहद मुगलिया की एक पूरा अहद है, एक पूरी सदी पर मुश्तमिल है, तो उस पर कोई भी ये चीज़ मौजूद नहीं है, ना शनाख्त मौजूद है और ना ही कोई काम इतनी दिलजमी से हो रहा है जिससे पता चले कि हुकूमत जो है वो सकाफ़त में भरपूर तवज्जो और दिलचस्पी रखती है। मकबरा तकरीबन 3-3.5 साल से है, तो हम इसको 50 साल से देख रहे हैं और अपनी असल हालत में है और बहुत अच्छा है। सफाई का इंतज़ाम तो इधर ठीक है, अमला भी पूरा पार्क है, इधर हज़ारों लोग रोज़ बच्चे खेलते हैं और सैर करते हैं, वॉक करते हैं। इसकी मेंटेनेंस तो होती रहती है कुछ अरसे बाद, तो इसकी मेंटेनेंस में सही टाइम लगता है क्योंकि इसका जो मटीरियल बनता है ना वो ये आम मटीरियल नहीं होता, उसके लिए कुछ साल चाहिए होता है, फिर उसके बाद ये मटीरियल तैयार होता है, फिर उसको लगाता है। इन दोनों तैयारी हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये काम होगा। पिछले 6 माह से हो रहा है, अगर अगले 6-7 माह में ख़त्म होगा तो फिर इसकी रौनकें दोबारा बहाल हो जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं और पॉइंट है इनकी बात में। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपको भी नहीं लगता जैसे बाकी इमारतें हैं, शाही किला है या शालामार बाग है या इसके अलावा हिरन मीनार है, बहुत सी इमारतें हैं जहाँ पर बाकायदा एंट्री टिकट्स मौजूद हैं, उनको इस तरह से मेंटेन किया गया है। तो अगर इसको भी मेंटेन करें, जैसे आपको शिकायत है कि यहाँ पे सफाई नहीं है, माली नहीं है या बाकी इंतज़ामात नहीं हैं, तो अगर वो तमाम इंतज़ामात किए जाएंगे तो उसके लिए फिर महकमा जो है वो यहाँ पर रास्ता बंद कर देगा और वो मतलब अपने अमले को यहाँ पर फिर टिकट्स के साथ आपको आना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि वो इंतज़ामात ज़्यादा बेहतर रहेंगे, टूरिज़्म को फ़रोग मिलेगा, वो किया जाए या जैसे चल रहा है फिर वही ठीक है? टूरिज़्म को तो बेसिकली फ़रोग करना चाहिए बिकॉज देयर इज़ अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग प्रेजेंट हियर, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं बाग़े जिना की, ठीक है, वहाँ पर कोई टिकट नहीं है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि आपको कन्वेंस आया है, उसकी भी कोई टिकट नहीं है, आप बाइक खड़ी कर दें, गाड़ी खड़ी कर दें, टिकट नहीं है, गवर्नमेंट ने वो फ्री दिया हुआ है। बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि आप आवाम को परेशान करें टिकट लगा के। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मजदूर हज़रात भी बैठे हैं कि जो फ्री आके बैठ जाते हैं, वो रेस कोर्स वाली जगह पे हो सकता है उनको एंट्रेंस होते वक्त, एंटर करते वक्त उनको प्रॉब्लम पेश आए, लेकिन यहाँ पर उनको इस प्रॉब्लम का सामना नहीं है। तो ये तो कहने का मकसद है कि वो अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश है। डिपार्टमेंट को खुद सोचना चाहिए कि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसकी मेंटेनेंस करनी है कि नहीं करनी है। अगर इन्होंने वॉशरूम बना दिए हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये भी कहेंगे 2 से 3 साल हो गए, ऐसे ही है, 2 से 3 साल हो गए ये बंद पड़ा है। ये किस लिए बनाया? बंद करने के लिए तो नहीं ना बनाया, ठीक है। और पीछे वो ये मुबशर ने ये बनाए हैं, कर्नल मुबशर मेयर लाहौर, उसने ये सारे बनाए। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਫ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀ? ਕਿਉਂ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਫ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 700 ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਟਾਇਲਟ बेशक बंद रहे। काफ़ी दफ़ा कंस्ट्रक्शन तो कागजी कार्रवाई में हुई है, लेकिन अब हकीकी मायनों में ये अब शुरू किए इन्होंने। इसके अलावा और भी यहाँ औरिया कराम के मज़ार आता है और यहाँ तो पहले तो गुज़रने का रास्ता बड़ा तंग है, जो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका मसला मेन जो है वो हल करें। ना पार्किंग का कोई इतना इंतज़ाम अच्छा है यहाँ पे,
वही औकाफ वालों ने अपनी पार्किंग छोटी सी रखी हुई है पैसे कमाने के लिए, और टूरिस्ट के लिए यहाँ ना इधर को गार्ड हैं कि जो कोई गाइड कर सके उन्हें, और इन्हें चाहिए कि ये सारे इंतजाम जो बेहतर करे। हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। हम जो यहाँ पे एक्टिविटी के लिए आते हैं या थोड़ा सा फिज़िकल वर्क के लिए आते हैं, ये हम सड़कों पे जाके या किसी साइडों पे तो नहीं ना कर सकते। हमें आने के लिए पार्क्स ही मैसर होते हैं, लेकिन जब हम पार्क्स में आते हैं तो मुनासिब इंतजाम नहीं होते, यहाँ पे सफाई नहीं होती, नशे आके यहाँ पे फिरते रहते हैं, तो फिर उनका हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हुकूमत को यही चाहिए ना कि जब पार्क्स हैं तो उनकी हिफाजत करें, दरख्त लगाएं। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे गार्ड्स नहीं होते, अगर कोई फैकल्टी बनाई है तो उसको ओपन नहीं करते, नशे इधर आके गंद फेंके या कुछ भी आप ख़ुद समझते हैं कि इधर अगर नामुनासिब अशिया इधर फेंक के चले जाएं और बच्चे छोटे छोटे यहाँ पे खेलते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनकी भी ज़िंदगी को ख़तरा होता है, खुदा ना खास्ता अगर उनके लग जाए तो काफ़ी मसला हो सकता है। क्योंकि पहले भी यहाँ पे एक मेरे ही दोस्त के साथ इस तरह हो चुका है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो उसकी डेथ हो गई थी। तो हुकूमत को चाहिए कि पार्क्स का ख्याल रखा जाए और एनवायरनमेंट की भी सफाई की जाए। नादरबेग का यहाँ मकबरा है बारंदरी, इसको मतलब बारंदरी के नाम से ये इधर तैनात किया गया। तो यहाँ मतलब सफाई का कोई इतना ख्याल नहीं रखा जाता और ना ये प्लांट्स वगैरह का। तो पर झूले हैं वो भी मतलब सारे टूटे हैं, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। तो जितनी भी मतलब हम यहाँ पे आते हैं शाम के टाइम एंजॉय करने के लिए आते हैं, गेम करने के लिए आते हैं अपनी जिम्नास्टिक यहाँ पे। तो पिछले 2 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ गेम करने, लेकिन इतना कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है यहाँ पे, मतलब ना सफाई के हवाले से ना सिक्योरिटी ना। तो हुकूमत को यही मशवरा है मतलब मेरा कि वो यहाँ पे ख्याल करें इस चीज़ का। यहाँ लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं, कांच टूटे होते हैं, यहाँ पे बोतलें टूटी होती हैं, कुछ लोगों के पैरों पे लगती हैं, वो इस चीज़ को मतलब अच्छा नहीं फील होता फिर। कि हुकूमत को यही मशवरा कि वो यहाँ पे सफाई का ख्याल रखें और यहाँ पे सिक्योरिटी तैनात करें ताकि लोग यहाँ पे आके इंजॉयमेंट अपना फील कर सकें। जी नाज़रीन, यहाँ पर बहुत से लोगों से हमने बातचीत की और बहुत से मसाइल हमारे सामने आए जो यकीनन आपकी समाज से भी गुजरे होंगे कि यहाँ पर ना तो गार्ड मौजूद है और ना ही यहाँ पर हिफाजती इंतज़ामात उस तरह से मौजूद है जैसे कि दिगर तारीख़ी इमारतों पर मौजूद हैं। तो इन सब लोगों का कहना है कि यहाँ पर हिफाजती इंतज़ामात के साथ साथ दिगर इंतज़ामात की भी ज़रूरत है। यहाँ पर सफाई के इंतज़ामात मुनासिब नहीं है, यहाँ पर माली मुनासिब इंतज़ामात नहीं करते, काम नहीं करते, यहाँ पर पानी देने के लिए कोई मौजूद नहीं है, यहाँ पर बहुत सी ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो मौजूद नहीं हैं। तो हुकूमत को उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ लोगों का ये भी मानना है कि लोग बजाते खुद भी बहुत से मामलात में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, तो उसके लिए भी आगाही और अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हाईलाइट करना था कि सूरत हाल कैसी है और क्या है। यकीनन ये आप लोग भी सोचिए कि बीइंग पाकिस्तानी हमें किस तरह से सूरत हाल का सामना करना चाहिए, ऐसी जगहों को किस तरह से ख़ुद से साफ़ रखना चाहिए और हुकूमत को ऐसी जगहों के लिए क्या इंतज़ामात करना चाहिए, ये सबके सामने वाज़ेह है। हमें अपने अपने हकूक़ और फ़राइज़ को ख़ुद से देखते हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए। बाकी जहाँ तक तज़ीनो आराइश की बात है तो वो एक खुश आइंद कदम है, होना चाहिए ताकि पाकिस्तान में टूरिज़म को फ़रोग़ मिले। जैसे ही टूरिज़म को फ़रोग़ मिलेगा वो पाकिस्तान की मईशत में इजाफ़े का बायस बने। नाज़रीन, इस वक्त हम दरबार मियाँ मीर के सामने मौजूद हैं। कहा जाता है कि हज़रत मियाँ मीर से बहुत से शहंशाहों को रूहानी वाबस्तगी थी। यही वजह है कि दारुश्शुकूर और नादरा बेगम को भी हज़रत मियाँ मीर से बहुत कल्बी और रूहानी लगाव था। हमने आज सारा दिन बात की नादरा बेगम के हवाले से और उनके हवाले से हमने आपको बहुत सी मालूमात भी पहुंचाई। तो ये कैसे मुमकिन था कि हम उनके रूहानी अमाम, उनके रूहानी पेशवा के दरबार पर हाज़िरी ना देते। तो उन्हीं की निस्बत से हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं हज़रत मियाँ मीर के दरबार के बाहर। हम दुआ करेंगे उनके दरबार पर जाकर और हाज़िरी देंगे वहाँ पर। जाने से पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और आइंदा किसी नए प्रोग्राम में, किसी नई तहकीक, जुस्तजू और किसी नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और टीम जी का जहाँ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हम जा रहे हैं हज़रत मियाँ मीर के दरबार पर दुआ के लिए और सलाम के लिए।